नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इसके तत्वों में समावेश नहीं है। उद्देश्यों की रचना, कार्य विश्लेषण, शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों के आकलन पर्यावरण शिक्षा हेतु अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शामिल विभिन्न शिक्षण तत्व है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत झगड़े इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़े का ये सही होगा। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल जो है भारी है, पेट्रोल हल्का है। ये एक दूसरे में अमिश्रणीय है। यही कारण है कि पेट्रोल ऊपरी परत पर आ जाता है और वह जलता रहता है। इसलिए जब पेट्रोल में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। इसका सही जवाब होगा, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन देखिएगा, वे क्या करते हैं? कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ऐसा गाय के गोबर में पाए जाने वाले मीथेन गैस के कारण होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, कीटों को दूर रखने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ को शामिल करने का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकुलाय ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया की पुष्टि रक्त की बूंदें तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रास ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती, परंतु ये शरीर में उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के निगमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 सही होगा। कक्ष में शिक्षिका एक विद्यार्थी से ऊँट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊँट की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है। ऊँट बिना जल तथा पानी के कई दिनों तक रेगिस्तानी जमीन पर चल सकते हैं। सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। अब आपको यह देखना है कि इसमें से कौन सा कूट सही है। तो इसमें सभी कूट जो है सही हैं। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है।
ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? गोताखोर जब पानी में डुबकी लगाते हैं या पानी के अंदर जाते हैं तो कौन से गैस लेकर जाते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। सार्वजनिक परिवहन आश्रय स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने हेतु बनाए गए प्रतीक्षा कक्ष होते हैं। प्रदर्शन आश्रय दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने हेतु की गई व्यवस्था प्रदर्शन आश्रय कहलाती है। रैन बसेरा बेघर लोगों के आश्रय स्थल जो विभिन्न सेवी संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा बनाई जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 केवल 3। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित दो गैसों द्वारा होता है। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर लौटते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है। क्लोरोफॉर्म एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3 है। यह रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ है। इसका प्रयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है। पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को दर्शाती है। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि आप सभी को पता है कि संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब, अनार एवं केले के स्वाद से भिन्न होता है। विटामिन सी से भरपूर संतरा एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल सेल्स से बचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट यूवी किरण के प्रभाव को कम करती है। इसमें ओजोन गैस, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं, की सघनता अधिक होती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। जल निकायों द्वारा सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। गंदे नालों में जैविक तत्वों के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। जब सीवेज जल निकाय में गिरता है तो बहुत से सड़न पैदा करने वाले जीवाणु जैसे कवक और जीवाणु संख्या सीवेज के घटकों को कम करने से बढ़ जाती है। इससे डिकम्पोजर को अधिक मात्रा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जवाब होगा निम्न BOD। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें घास, बकरी, हिरन, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिक तंत्र का द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता है? मांसाहारी पशु जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं भी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दिए गए पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में शेर का पद द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है। तो इसका सही जवाब होगा शेर, क्योंकि शाकाहारी ये जो है वनस्पति को खाने वाले जंतु जैसे बकरी, हिरण, खरगोश आदि है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला की द्वितीयक पौष्टिकता स्तर पर उत्पादक वनस्पति खाद्य श्रृंखलाओं के प्रथम पौष्टिकता स्तर का निर्माण करते हैं।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। साथ ही यह भी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला बगुला क्या करता है? बगुला पक्षी भैंस में पाए जाने वाली परजीवी कीट का सेवन करता है। यही कारण है कि भैंस की पीठ पर हम अक्सर बगुला पक्षी को बैठे हुए देखते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं? कैंप, जो आप कैंप लगाते हैं वो एक प्रकार का अस्थायी आवास होता है। अगला प्रश्न है, जब मिट्टी तथा पानी का घोल रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी खाली स्थान में इकट्ठा होती है। कहाँ इकट्ठा हो जाती है? ये तो आप सभी को पता है कि तलहटी पर नीचे बैठ जाती है। हमारे आसपास पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। तालाबों में स्थित पौधों की संरचना अन्य पौधों से भिन्न होती है। इसका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तालाबों के वातावरण के अनुकूल रखने के लिए ही पौधों की संरचना इस प्रकार होती है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। उसका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में औपचारिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है। कौन सा स्तर है वो औपचारिक शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है? इसमें औपचारिक शिक्षा को ऑप्शन डी प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें सभी आ रहे हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा तीनों का समावेश है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है पर्यावरण शिक्षा से? पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने एवं उन्हें दूर करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार कार्यों में लग जाने को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। इसमें हम क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन पर ध्यान देते हैं। इसमें स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में हम मदद करते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है? तो पर्यावरण की विशेषता क्या नहीं है आपको बताना है। तो पहले विशेषता देख लेते हैं। तो पर्यावरण भौतिक और जैविक तत्वों का योग है। पर्यावरण गतिशील होता है। पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है। पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। तो इसमें कौन सा नहीं है? 1, 3 और 2। 1, 2, 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें सही जवाब होगा डेविड आशु बेल। डेविड आशु बेल, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि क्यों कर सकते हैं? रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? तो ये ऑप्शन देखिएगा, शैक्षिक भ्रमण से विद्यार्थियों में
ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। साथ ही छात्रों में सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों का विकास, वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट एनवायरनमेंट का। आज शाम को आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही अब कंटिन्यू पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।